नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमने अपना क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, इसमें जो आपकी पहली पुस्तक जिसका नाम है अंतरा भाग 2, इसमें जो आपकी कविता जिसका नाम है 12 मासा और कवि हमारे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। तो इसका मैंने आपको 3 वीडियो यानी 3 पार्ट में आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। यदि आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा, पहले आप उसको देखो, तभी आपको ये पार्ट 4 समझ में आएगा, ठीक है। वो जो तीनों वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो जो पार्ट 4 है, तो इस पार्ट में हमारा पूरा जो कविता बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। पूरा कविता समाप्त हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें 4 मंथ के बारे में था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला अगहन था, मैंने आपको करा दिया पार्ट 1 में। दूसरा आपका था पूस, पार्ट 2 में करा दिया। तीसरा था आपका माघ, पार्ट 3 में करा दिया। और आज है आपका फागुन, चौथा पार्ट में हम पढ़ेंगे फागुन महीने, नहीं फागुन महीने में नागमती की क्या दशा होती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो से हमारा जो है पूरा कविता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे फागुन महीने के बारे में। यानी कि फागुन महीने में जो नागमती है, जो आपने पढ़ा जिससे पहले वाले वीडियो में, एक पति है, यह एक राजा है, यह एक रानी है, ठीक है। तो राजा का नाम है रतन सेन, रानी का नाम है नागमती। तो जो राजा रतन सेन है वो रानी नागमती को छोड़कर कहीं चला जाता है, ठीक है। कहीं दूर रानी नागमती से कहीं दूर चला जाता है, ठीक है, रानी नागमती को छोड़कर। तो जो रानी नागमती है उसकी जो दशा होती है, जो उसका जो हर एक मंथ, जो भी उसका महीने में जो प्रभाव होता है, जो उसकी स्थिति, जो ग्रह की बेजना होती है, कैसी है, क्या है, उसी सब स्थिति को हम पढ़ते हैं। तो हमने 3 मंथ को पढ़ लिया, अगहन, पूस, माह। आज हम पढ़ेंगे फागुन को, और इसके साथ आपका चैप्टर भी, आपका कविता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फागुन मास, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, आपके सामने पंक्ति है, ये फागुन मास की है, ठीक है। आपका चौथा काव्यांश मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी बुक में। देखो, फागुन पवन झकोरे वहा, चौगुन सियु जाय किमी साहा, तन जस पियर पात भाव मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा, तरीवर झरे झरे बन ढाका, भई अनपत फूल पर शाखा, कर ही वनाफ्ती की नहीं हुलासु, मोह कह भा जगदून उदासु, भाग कर ही सब चाचरी चोरी, मोहि जिह लाई दिनी जसी होरी, जऊ पे पियई जरत अस भाबा, जरत मरत मोहि रोस न आबा, रातिहु देवस इहे मन मोरे, लोगो कंत छार छेउ तोरे, यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाऊ, पकु ते ही मारग होई पैरियू, कंत धैर्यू जय जाऊं, ठीक है, पाऊं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, चौथा काव्यांश है, ठीक है। यानी चौथा आप कैसे, तो चौथे महीने के बारे में बताया, इसका महीने का नाम क्या, फागुन। ये आपको ध्यान में रखना है कि एक राजा है रतन सेन, मैं आपको पहले ही बताया, एक रानी है नागमती। राजा रतन सेन रानी नागमती को छोड़कर चले जाता है। तो रानी नागमती की फागुन महीने में क्या दशा दिशा होती है वो समझेंगे, ठीक है। तो आपका मैं सब समझ गए। अब इसकी जो व्याख्या है आसान शब्दों में समझ। तो पहला पॉइंट है इसमें कि नागमती कहती है कि फागुन के महीने में जब हवा बहुत तेज बहती है, आप सभी को पता है जब फागुन का महीना होता है तो उस समय पतझड़ भी होता है, बहुत तेज हवाएं बहती है, और जो पीले पीले पेड़ के पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। तो हवा के झोंकों से ठंड होने वाला कष्ट, हवा जब बहती है तो उसके जो झोंके होते हैं उससे जो ठंड बढ़ती है, उससे होने वाला कष्ट और भी बढ़ जाता है, ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है और कष्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये ठंड ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, आपसे को पता है जब फागुन महीना आता है तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, नागमती कहती है कि उसका शरीर विरह वेदना के कारण पीले पत्ती की तरह पीला पड़ गया है। जिस प्रकार पीला पत्ता जो विरह वेदना नहीं पीला पड़ जाता है, तो ठीक उसी प्रकार नागमती का पूरा शरीर का जो पति है उसके वियोग में पीला पड़ गया है, ठीक है। यानी कि उसका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। जिस तरह तेज हवाओं के कारण पेड़ों से पीले पत्ते हिलते रहते हैं, वैसे ही उसी प्रकार उसका शरीर यानी नागमती का जो शरीर है वो विरह के काप के विरह के कारण कांप रहा है। यानी जो विरह की रूपी जो अग्नि है वो नागमती के अंदर जल रही है, जिसके कारण उसका जो पूरा हृदय वो पूरा उसका शरीर वो कांप रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा,
नागमती कहती है कि पतझड़ के बाद पेड़ों में नई नई कोपले आती है। आप सभी को पता है पहले पतझड़ होता है, पत्ते झड़ते हैं, फिर नए नए कोपले, नए नए पत्ते आते हैं और नए नए पत्ते और फूल आते हैं। आप सभी को पता है। और सभी पेड़ आनंद में झूमते दिखाई देते हुए, सब में नए नए पेड़ आते हैं, सभी झूमते रहते हैं। लेकिन उसके मन को यह सब पसंद नहीं आता। जो प्राकृतिक सौंदर्य, इतना बढ़िया माहौल है, उसको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसका दिमाग कहीं और है। उसका पति जो है उसको छोड़ के चला गया, तो कहीं ना कहीं वो विरह रूपी अग्नि में जल रही है। उसको ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको पसंद में नहीं आ रहा। ठीक है। और यह सब उसके दुख और उदासी को 2 गुना करता है। ठीक है। कहीं ना कहीं जो नागमती है उसके सामने प्राकृतिक सौंदर्य चल रहा है, सब लोग मगन है, खुश है, खुशहाल है, लेकिन नागमती दुखी है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी उदासी है, जो दुखी है, जो विरह वेदना है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से और बढ़ा देता है। ठीक है। अब आगे कुछ विशेष की बिंदु, जो आपके ये व्याख्या के बिंदु को समझते देखो। अगला पॉइंट है आपका, गांव में सभी स्त्रियां मिलजुल कर नाचती हैं। आप सभी को पता है। एवं होली का उत्सव मनाती है। जब होली का उत्सव आता है तो गांव में क्या होता है, सभी स्त्रियां मिलजुल कर नाचती गाती हैं और होली का उत्सव मनाती है। और नागमती को ऐसा लगता है कि होली की आग उसके हृदय में जल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है जो नागमती का जो हृदय है ना, वो हृदय जल रहा है। किस में जल रहा है? तो विरह रूपी अग्नि में जल रहा है। उसको विरह है, टेंशन है, विरह है कि उसका पति उसको छोड़ के चला गया, जो उसके तन मन को भी जला रहा है। जो नागमती है उसके तन मन को भी जला रहा है, यानी विरह रूपी जो अग्नि है, जो विरह रूपी अग्नि है, जो नागमती का दुख है, जो पति से विक्षोभ है, वो उसके पूरे तन मन को भी जला रहा है, जला के राख बना रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, अभी भी इस अंतिम समय में मेरे प्रिय वापस आ जाए। अभी भी नागमती ये गुहार करती है, ये अब वेदना करती है, या फिर कह सकते हो अब ये सोचती है, कहती है कि अभी भी समय नहीं हुआ, अभी भी यदि मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय, मेरे रतन सेन, मेरे पति मेरे पास आ जाए। और इस समय मैं मरण अवस्था में हूँ। नागमती कहती है कि इस समय मैं मरने वाली हूँ, बिल्कुल कगार पे अटकी हुई, ना खा रही हूँ ना पी रही हूँ, बिल्कुल ठंड में ठिठुर रही हूँ, पूरी ना मरने की कगार पे खड़ी हूँ। परंतु इस समय भी मुझे इस विरह अग्नि में, विरह रूपी जो अग्नि जल रही है, इस अग्नि में, इस वेदना से जलने में कोई कलेश नहीं होगा। नागमती कहती है यदि मैं इस वेदना में जल रही हूँ तब भी मुझे कोई कलेश नहीं होगा, क्योंकि उनके दर्शन से ही मैं धन्य हो जाऊंगी। नागमती कह रही है जितना भी वो कलेश में जल चुकी है, सब चीज हो चुका है, तब भी उसको कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक जैसे उसके पति के दर्शन उसको हो गए वैसे उसका हर एक चीज सही हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, रात दिन मैं आप अपने मन में यही सोचती हूँ कि मेरा यह शरीर किसी भी प्रकार मेरे प्रिय के काम आ जाए। ठीक है। नागमती दिन रात ये सोचती है कि जो नागमती का शरीर है वो किसी भी प्रकार से वो उसकी जो प्रियतम है, जो उनके पति है, उनकी काम में आ जाए। नागमती पवन से अनुरोध कर रही है। नागमती जो है वो पवन, जो हवा, जो पवन देव है, जो हवा है, उसको अनुरोध कर रही है, उसको गुहार कर रही है, उसको कह रही है कि मेरे शरीर की इस राख को उड़ाकर मेरे प्रिय के मार्ग में बिछा देना। हवा को ये गुहार कर रही है, हवा को कह रही है कि मेरा जो ये राख है, मेरे शरीर का जो राख है ना, इसको तुम उड़ा करके हवा के माध्यम से मेरे जो प्रिय है, जो राज रतन से ना, उसके चरणों में बिछा देना, ताकि राख पर चलने से मुझे उनके चरणों का स्पर्श अनुभव हो। नागमती यहाँ पे कह रही है कि किसी भी प्रकार से मेरा जो जीवन है, मेरा जो शरीर है, वो मेरे प्रिय काम आ जाए, इसलिए हवा को गुहार कर रही है कि जो मेरा ये जो राख है शरीर का, इसको किसी प्रकार से जो उनका जो प्रियतम है उनके चरणों में बिछा देना, ताकि जब वो उस पर चले तो उसके जो स्पर्श है वो उस राख पर हो, जिससे नागमती तृप्त हो जाए। ठीक है। तो ये थी हमारी, आपने देखा, ये था हमारा व्याख्या। ठीक है, बहुत ईजी था। अब इसके विशेष क्या बनते हैं वो समझते हैं। ठीक है। जो विशेष बिंदु, जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं उसमें आपको विशेष लिखना होता है, 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स का आता है प्रसंग, 2 मार्क्स का आता है आपका व्याख्या, 2 मार्क्स का आपका आता है विशेष। ठीक है। तो यदि आप विशेष लिखोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से देखें। देखो, पहला विशेष क्या है कि इस काव्यांश में रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। दूसरा है, इस काव्यांश में फागुन मास की विशेषता बताते हुए रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया। यानी कि जो कविता है, ये जो काव्यांश है, इसमें जो है फागुन मास, यानी फागुन महीने में क्या क्या परिवर्तन होता है, आपको जो पता है। फागुन मास में जो होली वगैरह के त्यौहार भी आता है, फिर पतझड़ आते हैं, बहुत सी आते हैं। ठीक है। फागुन मास की पूर्णिमा को होली मनाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो उत्सव होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक सौंदर्य में बदलाव होता है, पेड़ पौधे पे जो पत्ते नहीं आते हैं, तो कहीं जो बदलाव होता है वो प्राकृतिक सौंदर्य, वो नागमती को अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि इस काव्यांश में फागुन मास की विशेषता बताते हुए रानी नागमती की विरह वेदना, ये नागमती की जो वेदना, जो विरह की वेदना, उसका वर्णन किया गया। अगला पॉइंट है, इस काव्यांश की भाषा अवधि है। इस काव्यांश की जो भाषा है वो अवधि है। अगला पॉइंट है, उपमा तथा अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट है, इस काव्यांश की शैली उदाहरण और चित्रात्मक है। अगला पॉइंट है, इस काव्यांश में वियोग रस है। अगला पॉइंट है, इस कविता में कवि की भाषा काव्यात्मक, लयात्मक तथा भावनात्मक है।
अगला पॉइंट है इस कविता में सजीवता है। अगला पॉइंट है यह एक छंद युक्त कविता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कविता बता दिया। आई होप कि आपको पूरा कविता समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी कविता, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वीडियो से लगा वीडियो को एक लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको कविता कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।